हंसिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी कि जीएस और जीके में अंतर क्या होता है और हमको जीएस पढ़ना क्यों अनिवार्य है। आज जीएस के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय की चर्चा करेंगे और इतिहास पर आने से पहले ये जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को ही हम चर्चा का विषय बनाएंगे। तो इतिहास पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम इतिहास का तात्पर्य समझें, इसका उद्देश्य समझें कि हमको इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसके जनक कौन हैं, भारत में इतिहास लेखन का कार्य कब से आरंभ हुआ और किसके द्वारा आरंभ किया गया, इतिहास का वर्गीकरण का आधार क्या है, भारत के विभिन्न नाम जो हैं उन नामों का इतिहास क्या रहा है, और इसी प्रकार से इतिहास में जो तिथियों की गणना होती है वो गणना का क्या आधार होता है, अर्थात जिसे इतिहास में एडी और बीसी के नाम से जानते हैं। तो ये एडी और बीसी क्या होता है, इसके विषय में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इतिहास की एक समझ विकसित करना है और इसी उद्देश्य से ये वीडियो मेरे द्वारा जो है लाया जा रहा है। आइए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के तात्पर्य को समझें, इतिहास के अर्थ को समझते हैं। ये जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को आप लिख लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि हमें इतिहास में शुरुआत कहाँ से करनी है और किन किन बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है। तो इन बिंदुओं को आप लिख लीजिए। आइए हम लोग इतिहास पर आगे बढ़ते हैं। इतिहास का तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास का तात्पर्य क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है इति और दूसरा है हास। तो एक इति है, दूसरा है हास। इति माने बीता हुआ होता है, जो व्यतीत हो चुका है, जो बीत चुका है, यानी बीता हुआ। और हास माने होता है कथा या कहानी, अर्थात बीती हुई कथा या कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं। एनसीईआरटी किताबों में इतिहास की जगह हमारे अतीत नामक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इतिहास को हम हमारे अतीत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बीती हुई कथा या कहानी ही इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक पर आने से पहले हम लोग इतिहास का उद्देश्य समझते हैं कि इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य हमको हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता की समझ, साथ ही साथ पूर्व में की गई जो भी हमारे द्वारा गलतियां हैं, उन गलतियों में सुधार करते हुए अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना है। ये इतिहास का उद्देश्य रहता है और हमें अपने देश का इतिहास पता भी होना चाहिए। परीक्षाओं में जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं वो केवल भारतीय इतिहास से आते हैं, और भारतीय इतिहास में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इतिहास है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, जहाँ पे सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो इतिहास का अर्थ हमने समझा कि इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई कथा और कहानी। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हम अपने भविष्य को, वर्तमान को उज्जवल बनाएं। आइए देखते हैं इतिहास के जनक की बात करते हैं। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है यह एक यूनान के दार्शनिक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इसी से हिस्ट्री वर्ड निकला है और इस प्रकार से पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करता हेरोडोटस था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोटस ने पहली बार ऐतिहासिक तथ्यों का, युद्धों का वर्णन किया और इसीलिए इसे इतिहास का
प्रथम ग्रंथ की संज्ञा दी गई, इतिहास का पहला ग्रंथ कहा गया। तो हेरोडोटस जो है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता हेरोडोटस है, इतिहास के पिता। प्रश्न ये बनता है यहाँ से, पहली चीज तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो हेरोडोटस को कहा गया है। परंतु जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के दौरान कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन देख के विकल्प देख कर हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हेरोडोटस के साथ साथ एक नाम हिकेटियस का भी आ जाता है। तो जो हिकेटियस का नाम होता है वो हेरोडोटस से मिलता जुलता लगता है, और हो सकता है कि हिकेटियस हो सकता है कि हेरोडोटस हो, लेकिन हिकेटियस को भूगोल का पिता बोलते हैं और ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, एक प्रश्न आपका ये भी है। तो रोम के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था आपका सिसरो। तो रोम के दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता की संज्ञा दी थी और इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो है हिस्टोरिका को माना गया। भारत में हेरोडोटस को अन्य नाम से भी जानते हैं। ये नाम की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में हेरोडोटस को हरिदत्त के नाम से जाना गया है, यानी हरिदत्त के नाम से जाना गया है। तो संस्कृत भाषा में हेरोडोटस को हरिदत्त कहा जाता है और इस प्रकार से हरिदत्त जो है यह हेरोडोटस का ही एक अन्य नाम है। आइए आगे चलते हैं। हम देखते हैं अब भारत में इतिहास लेखन का कार्य कब से आरंभ हुआ और किसके द्वारा यह आरंभ किया गया, इसकी दिशा में क्या प्रयास किए गए, किसके द्वारा किए गए। तो अगर हम बात करते हैं भारत में इतिहास लेखन की जो हमारा तीसरा बिंदु है, पहले बिंदु में चर्चा की इतिहास का तात्पर्य, दूसरे बिंदु पर हमने चर्चा की इतिहास पढ़ने का उद्देश्य, तीसरे बिंदु में चर्चा की इतिहास का जनक, चौथा बिंदु जो है आपका वो है कि भारत में इतिहास लेखन कब से आरंभ हुआ। तो भारत में इतिहास लेखन की बात करते हैं तो भारत में इतिहास तो प्राचीन काल से ही मिलता है, परंतु इतिहास लेखन वास्तविक रूप से अंग्रेजों के द्वारा आरंभ किया गया और अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को समझने का और उसे संजोने का प्रयास किया। इसी प्रयास के अंतर्गत 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इस सोसाइटी का उद्देश्य ही था कि भारतीय इतिहास, भारतीय ग्रंथों पर चर्चा करना और उसके उद्देश्य को समझना, भारत के इतिहास को समझना, और इसी इतिहास को समझने के उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में इतिहास लेखन का कार्य अंग्रेजों के द्वारा वास्तव में आरंभ किया गया। इससे पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए वह ग्रंथ अगर हम देखते हैं कल्पनाओं से परिपूर्ण है और उनमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति बातें बताई गई हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं लगती हैं। इस प्रकार से एशियाटिक सोसाइटी भारत की ऐसी सोसाइटी है जिसने इतिहास लेखन या इतिहास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहाँ की? तो कलकत्ता में की, बंगाल के कलकत्ता में की। किसने की? सर विलियम जोन्स ने की थी, 1784 में की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत इतिहास का वर्गीकरण। तो जो ये 5वां पॉइंट है आपका इतिहास का वर्गीकरण, आइए इस पे आते हैं हम लोग इतिहास के वर्गीकरण पर। इतिहास का
वर्गीकरण। देखिए, मेरे वीडियो का उद्देश्य आपको ऐसी कक्षा उपलब्ध कराना है जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड पे पहले से ही सब चीज़ें लिख दी जाए, बाद में उसी को डिस्क्राइब किया जाए, उसमें मज़ा नहीं आता है। आपको ये लगे कि क्लास चल रहा है और हम क्लास में ही बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का वर्गीकरण। यदि हम इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इतिहास का वर्गीकरण, जैसे हम बोलते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। परंतु ये बांटा किसके द्वारा गया है, किन्होंने इसको बांटा था? क्या इससे पहले भी कोई अन्य वर्गीकरण किया गया? तो हाँ, इससे पहले भी अन्य वर्गीकरण किया गया। इतिहास का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा भी किया गया, या हम कहेंगे ब्रिटिश विद्वान के द्वारा किया गया। ब्रिटिश विद्वान के द्वारा भी किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताएंगे क्वेश्चन क्या आया था। दूसरा, भारतीयों के द्वारा भी इतिहास का वर्गीकरण किया गया। तो भारतीय विद्वानों के द्वारा भी इतिहास का वर्गीकरण किया गया। तो ये ठीक है, भारतीय विद्वानों के द्वारा भी इतिहास का वर्गीकरण किया गया। तो ब्रिटिश विद्वान जो थे, इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे मिल या जेम्स मिल। तो जो जेम्स मिल थे, इन्होंने इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटने का कार्य किया और इस प्रकार से इतिहास को इन्होंने धार्मिक आधार पर बांटते हुए इसे 3 कालखंडों में विभक्त किया। प्रथम कालखंड को इन्होंने जो नाम दिया वो कहा हिंदू काल या हिंदू समय, हिंदू टाइम पीरियड। दूसरा इन्होंने कहा मुस्लिम टाइम पीरियड यानी कि मुस्लिम काल। और अंतिम इन्होंने कहा ब्रिटिश काल, या इसको हम ईसाई मिशनरियों का समय भी कह सकते हैं। तो ब्रिटिश काल, तो इन्होंने धार्मिक आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था। एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है, धार्मिक आधार पर इतिहास को बांटने वाले ब्रिटिश विद्वान कौन थे? तो आपके जेम्स मिल थे। आइए आते हैं भारतीय विद्वानों के वर्गीकरण पर। तो अगर हम भारतीय विद्वानों के द्वारा किए गए वर्गीकरण पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया गया। केवल इन्होंने अंग्रेजों की ही बात को घुमाकर अन्य ढंग से प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा कि पहला जो समय है वो प्राचीन काल है, और वास्तव में जो प्राचीन काल है उसका समय अगर हम देखें तो आपका हिंदुओं का ही समय रहा है। दूसरा जो समय है आपका वो मुस्लिम काल है, मध्यकाल है। और अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो वास्तव में ये मुस्लिमों का ही समय रहा है। तो मध्यकाल जो है आपका ये मुस्लिमों का ही समय रहा है, जो 1206 से शुरू होता है और 1757 प्लासी के युद्ध तक के समय तक जाता है आपका। इसके बाद जो आपका आता है आधुनिक भारत या आधुनिक काल कह सकते हैं। तो आधुनिक भारत या आधुनिक काल, तो इस प्रकार से इन्होंने भारतीय विद्वानों ने भी इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जो भी हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की कर रहे हैं, हम विश्व के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल परीक्षाओं में विश्व के इतिहास से इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको लेके हमको परेशानी होना चाहिए। हाँ, चर्चा उस पर भी की जाएगी यदि समय रहेगा तो। फिलहाल जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे, चर्चा वहीं से करेंगे। तो हमने जैसे देखा कि भारतीय विद्वानों ने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इतिहास को बांटा। एग्जाम यदि क्वेश्चन आपसे करता है कि इतिहास का वर्तमान वर्गीकरण किन विद्वानों के द्वारा किया गया है, तो उत्तर होगा भारतीय विद्वानों के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका कि भारत का नाम।
तो भारत का नाम अगर हम बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई एक नाम नहीं बल्कि इसे अनेकों नामों से जाना गया, और ये जो अनेक नाम है, अनेक लोगों के द्वारा जो यहाँ विदेशी है उन्होंने इसको अलग अलग नामों से पुकारा, और इस प्रकार से इसके कई नाम पड़ गए। और ये जो नाम है किसके द्वारा दिए गए, इन विषयों पर हम अभी चर्चा करते हैं। आइए आते हैं पहले हम लोग अपने देश के नाम यानी कि भारत पर। भारत, यहाँ पर संविधान में क्वेश्चन बनता है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान में भारत के लिए, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हिंदुस्तान अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया। भारत और इंडिया दो शब्द आए हैं आपके, ये जिनका प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ये हमको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। तो भारत जो नाम है, ये यहाँ पर भरत जन के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत जन के नाम के आधार पर, यहाँ जन का मतलब होता है कबीला या समूह। यहाँ जन का तात्पर्य क्या होता है? कबीला होता है या समूह होता है। यानी कोई कबीला था, कोई समूह था, और उस समूह का सबसे प्रतापी जो मुखिया था वो भरत था, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो हमें देखते हैं कि भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहीं कहीं ये मिलता है दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो भी हम कह सकते हैं, परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका यही है जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा चीज ये है कि भारत को बौद्ध ग्रंथों में, अगर हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की, तो भारत को बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया है। जम्बू द्वीप, तो जम्बू माने बड़ा होता है, विशाल होता है, तो ऐसा द्वीप जो विशाल है आपका, उसको जम्बू द्वीप कहा गया। और जिस समय बौद्ध ग्रंथ हैं, तो इन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य जो समय था, मौर्य काल के समय में जो सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार था, उस सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार को देखते हुए इस जम्बूद्वीप का, तो बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से चीनी ग्रंथों की बात करते हैं, तो जैसे चीन से बहुत से यात्री आए थे, फायान आए थे आपके, और अभी आप पढ़ेंगे आगे ह्वेनसांग आए थे, सब चीनी यात्री थे आपके। तो जो चीनी ग्रंथ हैं, उन चीनी ग्रंथों में भारत के लिए मिंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। मिंतु, यानी चीनी ग्रंथ में भारत के लिए मिंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से मिंतु चीनी शब्द हो गया, जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ में मिलता है आपको, और भारत भरत जन के नाम पर ये नाम रखा गया। उसके अलावा जो आपको नाम मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है। हिंदुस्तान, ये जो हिंदुस्तान नाम है, ये नाम को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान से हिंदू शब्द निकला है आपका, और इसी से ही आपका हिंदी शब्द निकला है। तो हिंदी हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान हो, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं, यानी हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। पहली चीज तो ये। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि क्या, हिंदू एक शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है। यानी हिंदू से पहले, जब अगर हम बात करते हैं फारसी भाषा है, मतलब क्या है कि मुस्लिमों का समय की बात हो रही है। फारसी को हम ईरानी भी कहते हैं, तो ईरानियों के द्वारा या फारसियों के द्वारा हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। ठीक है, तो ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा, हिंदू कहा, हिंदी कहा। क्यों कहा? अगर हम इस पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ईरानी थे वो सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के पार जो लोग रहते
उनको जो बोलना था तो सा को वो हा बोलते थे, यानी सा का उच्चारण वो लोग हा करते थे, तो उन्होंने सा को हा कहा और सिंधु से आपका जो शब्द बना वो बना हिंदू, हिंदू बना, और इसी से आपका बना हिंदुस्तान। इसी से क्या बना आपका हिंदुस्तान, यानी ऐसे लोग जो हिंदुस्तान, ऐसे लोग जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे वो सभी हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान शब्द आपका उसी से, यानी सिंधु से ही हिंदू बना है, सिंधु से ही आपका हिंदू बना है और हिंदू से हिंदुस्तान बना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि जो ये शब्द है आपके सिंधु, हिंदू, हिंद, ये सभी क्या है, ये सभी आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। ईरानियों के द्वारा ये शब्द दिए गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हिंदुस्तान नामकरण किसने किया है, ईरानियों ने किया है। कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये बोल देता है कि मान लीजिए हमने कहा कि कभी कभी हम पढ़ते हैं लेकिन और जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प जो होते हैं वो हमारे अनुरूप ना होकर वो किसी अन्य प्रकार से आ जाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया आपसे, एक क्वेश्चन एक प्रश्न है आपसे जिससे हम करते हैं कि प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हमने कहा कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग या हिंदुस्तान का प्रयोग किनके द्वारा किया गया, यानी किनके द्वारा किया गया, किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, ऑप्शन दे रहा है अमेरिकन, अमेरिकन यानी अमेरिका द्वारा किया गया हम कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि भारतीय द्वारा किया गया, भारतीय द्वारा किया गया, भारतीय किए हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहा है अरबियों द्वारा किया गया, अरब देश के लोगों द्वारा किया गया, अरबियों द्वारा किया गया। और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको यहाँ पे अफ्रीकन द्वारा किया गया। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं भी फारसी शब्द नहीं आया, यानी फारस नहीं आया, और ना ही कहाँ है ईरानी आया। लेकिन ऑप्शन जो है आपको इन्हीं में से हमको एक लगाना है, तब हमारा जो आंसर होगा वो अरब हो जाएगा, यानी कि तब हमको अरब लगाना है, क्योंकि ये अरब और फारस लगभग लगभग क्या है पास पास यदि हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से। इस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अरबियों के द्वारा किया गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये जांचने का प्रयास करता है कि आपका भौगोलिक ज्ञान किस स्तर का है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शब्द आता है आपके लिए जैसे इंडिया, जैसे हमने बताया था आपसे कि हमारे संविधान में भी क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। तो इंडिया जो कहा गया है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। तो जैसे जो ये इंडिया शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, इंडिया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो इंडिया शब्द है, ये शब्द भारत में जो दिया गया था ये आपके यूरोपीय द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इंडिया शब्द का प्रयोग यूरोपियों द्वारा किया गया था, यूरोपियों द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम ये कहें कि यूरोपीय, तो यूरोप तो काफी बड़ा है, तो यूरोप में क्या है काफी देश है, तो यूरोप के अंदर आपको डाल दिया कि यूरोप में कौन सा देश ऐसा है जिसने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, तो वो थे आपके यूनानी, यानी यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर यूनानी ऑप्शन में नहीं है तो यूरोपीय होगा, और यूरोपीय नहीं है तो आपका यूनानी होगा। इन्होंने ही क्या किया था, इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, और भारतीय संविधान में इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हमको ये लगता है कि हो सकता है कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए अंग्रेजों ने किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए अंग्रेजों ने नहीं करके यूनानियों के द्वारा किया गया है। और यूनान भी कहाँ आपका है, यूरोप के अंदर आने वाली एक कंट्री है, एक देश है आपका। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूरोपियों के द्वारा भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। आइए, तो ये तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत के अलग अलग नाम हुए, और जो ये नाम हैं
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके इतने नाम है, नहीं तो कोई देश ऐसा नहीं जिसके इतने नाम है भी आपके। आइए देखते हैं, एक प्रश्न है आपका, जैसे अगर हम ये कहें कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम ऐसा एक कोई प्रश्न है आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो जो ग्रंथ है वो पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी जो है, इसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग पहली बार पाणिनि के द्वारा किया गया था। और ये जो ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी, यह व्याकरण भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, यानी व्याकरण का ग्रंथ है, जिसमें भारत के लिए अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये तो क्या था आपका, ये तो कुछ महत्वपूर्ण आपने देखे भारत के नामकरण किस प्रकार से हुए और किसने क्या कहा भारत को। आइए चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं भारत में जो तिथियां हैं, इतिहास में जो तिथियां हैं, उन तिथियों की गणना करते हैं और उन तिथियों का किस प्रकार से हम काउंट करते हैं, इसको हम देखेंगे। आइए आते हैं तिथियों पर। तो इतिहास में तिथियों का बहुत महत्व होता है। तो तिथियां, ये तिथियां हैं, तिथियां अगर हम देखते हैं तो जो हमको काफी परेशान करती हैं, एक होती है आपकी बीसी और एक होती है आपकी एडी। तो ये एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, काफी लोग हैं जो इतिहास पढ़ते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता एडी क्या है और बीसी क्या है। एडी का मतलब ही समझ नहीं पाते हैं और बीसी का मतलब ही समझ नहीं पाते हैं। तो जो यहाँ बीसी है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट। जबकि एडी का तात्पर्य होता है एनो डोमिनी। एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट ये है, लेकिन ये होता क्या है इसको देखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये जो क्राइस्ट है ये ईसा मसीह है। तो हम ये मानते क्या है, हम एक ग्राफ बनाते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया आपका, हमने कहा इस प्रकार से ग्राफ है और इस ग्राफ में यहाँ हमने कहा कि ये आपकी प्रथम ईस्वी है, पहली ईस्वी है। और ये जो पहली ईस्वी है इसको बड़ा कर देते हैं, पहली ईस्वी है। इस पहली ईस्वी को ही मानते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं हैं उसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इधर की जो भी घटना उसको बोलते हैं एडी, यानी एनो डोमिनी। अब जैसे हमने कहा कि अगर ये जो बीसी है ये निगेटिव में चलता है, यानी ये ऐसे चलेगा यहाँ पे। अगर हमने कहा ये पॉइंट है आपका, अगर हमने कहा ये 500 है, 500 ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं आपका, ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्वी। तो ये 500 है, तो 500 से इधर आगे 400 आएगा और इधर चलेंगे 300 आएगा, 100 आएगा। इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका माइनस में चलता है। तो 500 बीसी कहते हैं हम, 400 बीसी कहते हैं हम, 400 बीसी कहते हैं हम, इसी प्रकार से 300 बीसी कहते हैं। तो ये जो बीसी है आपका, ये क्या होता है, ये ईसा मसीह के जन्म की ओर हम लोग चल रहे हैं। और ईसा मसीह का जन्म जब होगा तो वो वहीं से क्या है, ईस्वी का प्रारंभ होगा
और प्रथम ईस्वी क्या है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और यहीं से फिर क्या होता है, जैसे हमने कहा आपका ये 100 हो जाएगा, तो ये एडी हो जाएगा, यानी ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद की घटना। ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद की घटना आपकी, तो ये आपका एडी हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पूर्व की जो घटना होगी वो 300 बीसी कहलाएगी। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व की घटना, ठीक है, तो वो 400 बीसी कहलाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इतिहास में एडी और बीसी का ये महत्व होता है। आइए कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं कि जैसे हमने ये आपसे बताया कि ये तिथियां जो है इतिहास में किस प्रकार से ये महत्व रखती हैं, और इसको समझे बिना इतिहास की समझ हमको बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर हम प्रश्न करें आपसे कि वर्तमान में विश्व के द्वारा किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो जो ये कैलेंडर है इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यही कैलेंडर जो है वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मान्य है। और एक आपके पोप हुए थे, पोप गेग्रो जो है, उन्हीं के द्वारा इसको जारी किया गया था। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार से ये जो कैलेंडर है, हाँ, इसमें ये सब दिया होता है जिसको हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं। हमारा कैलेंडर जो है, जो भारतीय कैलेंडर है, वो भी हमको आना चाहिए। जब हम लोग ये पढ़ेंगे आगे तो फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, भारतीय कैलेंडर के बारे में। आइए आगे देखते हैं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस कैलेंडर को कब अपनाया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो कैलेंडर है 24 फरवरी 1582 को इस कैलेंडर को अपनाया गया था। और जैसा अभी हमने बताया आपको कि पोप गेग्रो हुए थे आपके, तो पोप गेग्रो के द्वारा ही यह कैलेंडर जो है जारी किया गया था। और कब जारी किया गया था आपका, तो 24 फरवरी 1582 को ये जारी किया गया था। और इस प्रकार से इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो ये जो हमने देखा आज, ये था एक इतिहास की सामान्य समझ, यानी कि इतिहास में जो तिथियों का क्या महत्व है, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है। और इसी प्रकार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे जो भारतीय इतिहास है, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न कहाँ से बनते हैं और हमको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ठीक।